रूरल डेवलपमेंट ने कोर्स शुरू किया है। जी सर। एक शब्द अगर मैं लूँ, एक शब्दावली, ग्रॉस रूरल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कैसे डिफाइन करेंगे? सर, भारत में वर्तमान में जो ग्रामीण जनसंख्या है और उस ग्रामीण जनसंख्या में प्रति इकाई जो भी इकाई मान लें 100 या 1000, इस जनसंख्या में जो उत्पादन करने की शक्ति होगी वो ग्रॉस रूरल डेवलपमेंट रूरल प्रोडक्टिविटी की है। मोटे तौर पे कहें दूसरे अर्थ में सकते हो, भारत में ग्रामीण जनसंख्या जितनी है उससे जो उत्पादन करने की उसकी जो क्षमता होगी उसे ग्रॉस रूरल प्रोडक्टिविटी। भारत के संविधान में गांव को परिभाषित किया गया है या शहर को? सर, भारतीय संविधान में तो शहरों को परिभाषित किया गया है। ऐसा माना गया है कि जो शहर नहीं है वो गाँव। ऐसा नहीं कि अस्पष्ट नहीं है, थोड़ी सी स्पष्टता भी है, ग्राम को परिभाषित करना चाहिए था एक इस तरीके से, लेकिन कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर ग्रामीण शब्द का इस्तेमाल किया है, गाँवों का इस्तेमाल किया है, कोई विशिष्ट परिभाषा। जहाँ ग्राम परिभाषित नहीं है वहाँ ग्राम पंचायत गठित की जाए, ये कुछ अटपटा सा नहीं लगता? सर, अटपटा इसलिए भी नहीं लगता क्योंकि भारत में गाँवों की अवधारणा कोई एक नई अवधारणा नहीं है। वैसा गांधी जी भी मानते थे कि भारत गाँव ही बसता है, तो गाँव की एक पहचान है, एक सांस्कृतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे उसकी जो सांस्कृतिक पहचान है, तो गाँव को पहचानने में कोई परेशानी नहीं है। गाँव को आप पॉलिटिकल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से, जी, पॉलिटिको इकोनॉमी के दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? सर, राजनीतिक स्तर पे ये ग्राम आत्मनिर्भर होंगे, स्वायत्त, इनमें राजनीति की एक बोल सकते एक से संसदीय क्षेत्र स्थित एक आत्मनिर्भर इकाई इसे बोला जा सकता है। और आर्थिक रूप से सर अगर गाँव को परिभाषित किया जाए तो एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अधिकांश जनसंख्या 2/3 से अधिक जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लगी हुई सर, तो उसे आर्थिक रूप से माना जाएगा गाँव। तो राजनीतिक आर्थिक संकल्पना ही है। सुजीत, आपके पास डिसास्टर मैनेजमेंट भी है। जी सर। क्या बोलते हैं हिंदी में डिसास्टर मैनेजमेंट को? सर, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। जी सर। क्या हमारा देश आपदा प्रबंधन के लिए सशक्त है? हमारे पास कोई नीतियां हैं उसके लिए? सर, अभी है। भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन अथॉरिटी प्राधिकरण का जो गठन, तो उस प्राधिकरण में इन्होंने जो भी उसके लिए आवश्यकता है, जैसे प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन, रिहैबिलिटेशन के लिए एक नीति निर्धारित की गई है सर। अब आज के डेट में ऐसा नेशनल पॉलिसी है क्या? नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है क्या? राष्ट्रीय नीति की घोषणा अभी नहीं की गई। और रिहैबिलिटेशन के ऊपर कोई पॉलिसी है क्या डिसास्टर मैनेजमेंट के विक्टिम्स की? अभी एक निश्चित राष्ट्रीय नीति की घोषणा इसमें नहीं की गई सर, लेकिन भारत सरकार इस पर कार्य कर रही है और जल्द ही इसको निकाला जाएगा सर। कच्छ में जो भूकंप आया था, जी सर, उसमें ऐसा देखा गया कि जो सरकारी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क था, जी सर, गुजरात सरकार का, लोगों ने उसमें कम रुचि दिखाई और जो वहाँ के वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन थे उनको ज़्यादा पैसा दिया दूसरे मुल्कों ने और देश के लोगों ने। जी सर। तो ऐसा नहीं लगता कि सरकार से लोग बहुत खुश नहीं हैं डिसास्टर मैनेजमेंट को लेकर? सर, लगता तो और इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार की नीतियाँ भी जिम्मेदार रही हैं, क्योंकि एक ऐसे देश में जहाँ पिछले 50 वर्षों से आपदाएं, और पिछले 50 वर्षों से जब से यहाँ पे सभ्यता आई है, आपदाओं का सभ्यता के साथ चोली दामन का संबंध रहा है। और वहाँ सरकार इस महत्वपूर्ण नीति पे सरकार पता नहीं कैसे एक दूरदृष्टि न अपना पाई, कोई एक नीति का निश्चित नीति का न हो पाना लोगों में ये रोष गया। इतने बड़े स्तर पे जहाँ पे बर्बादी हो, जहाँ जान माल की हानि हो, वहाँ सरकार से बिल्कुल दूरदृष्टि। सरकार कहती है हम सार्क के एक्सपर्ट हैं, सार्क डिसास्टर मैनेजमेंट सेंटर इंडिया में। सर, सार्क का एक्सपर्ट हूँ मतलब सार्क कंट्रीज के जो अपने साउथ एशियन रीजन की कंट्रीज हैं उनका एक्सपर्ट बताती है इंडिया में। निश्चित रूप से जो संचार क्रांति में हम लोगों ने विकास की, उसके आधार पर अगर भारत अपने आप को सार्क का अग्रणी कहता है तो ये कोई अतिशोक्ति भी नहीं है। लेकिन सार्थकता तो तब होती कि सार्क के हम अग्रणी न होते, लेकिन अपने यहाँ जो आपदा प्रबंधन के जो भी जरूरी कार्य हैं उसमें हम लोग दक्ष होते हैं
आवश्यकता तो ये होती है। ये सोशल ज्योग्राफी क्या होती है? सोशल ज्योग्राफी कोई ब्रांच होती है ज्योग्राफी की? सामाजिक भूगोल। जी सर, समाज के क्रियाकलाप पे, समाज की गतिविधियों पे भूगोल का जो प्रभाव पड़ता है, सामाजिक गतिविधियाँ भौगोलिक कारकों से कहाँ तक प्रभावित होती है, उनको पढ़ने, उनमें सुधार करने या कोई सुझाव देने के लिए जो मेरे को समझ में नहीं आया। मतलब दिल्ली शहर में का सामाजिक भूगोल कैसे परिभाषित करेंगे, या आप अपने गांव का सामाजिक भूगोल कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे उसमें? सामाजिक भूगोल में क्या पॉइंट्स होंगे जो लिखना चाहिए? सर, मेरे अपने गांव का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे गांव के समाज पे सबसे अधिक प्रभाव है उसके एग्रीकल्चर होना। हमारा जो गांव है पटना के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में है, और उस क्षेत्र में रहने के कारण समाज की अधिकांश गतिविधियाँ कृषि के आसपास ही घूमती है, और हमारा क्षेत्र मानसूनी जलवायु में पड़ता है। और तो जो भी त्यौहार, जो उनके क्रियाकलाप है, मानवीय जो भी गतिविधियाँ हैं, उस जलवायु के अनुकूल, जैसे जब बारिश होती है उस समय हम लोग लगभग सारे क्रियाकलाप बंद हो जाते हैं। जब हमारे यहाँ फसल होते हैं उस समय सामाजिक कार्य, शादी विवाह रोक दिए जाते हैं। जब मौसम साफ होता है उस समय उसमें शादी ब्याह उत्सव का कार्य किया जाता है। इस तरीके के जो विशेष समूह होते हैं समाज के, दलित, निर्बल वर्ग, इनका भी कहीं अध्ययन सोशल ज्योग्राफी के हिस्से में आता है? निश्चित रूप से सर, समाज के निर्जातीय समूह और एक ही जाति में जो विभिन्न उपजातियाँ होती है, उनकी गतिविधियाँ, उनके विकास को भी इसमें शामिल किया जाता है। क्षमा चाहता हूँ, मैं इसमें पहले इसको मैंशन कर रहा हूँ। एक आपके पास दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री था? जी सर, है सर। हिस्ट्री में 1992 में हिस्ट्री में एक डिवीजन हुआ हिस्टोरियंस में इंडिया में। 1992 के तहत एक डिवीजन हुआ। 1992 किस लिए हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंट इंडिया? सर, जो हमारे इकोनॉमी को जो उदारीकृत किया गया 1991 के बाद, तो उस दृष्टिकोण से बाबरी मस्जिद के लिए भी क्या कुछ उसका? निश्चित रूप से बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद से हमारे इतिहास लिखने, उसे आप क्या मानते हैं? मस्जिद मानते हैं, मंदिर मानते हैं? एज ए हिस्टोरियन, आप हिस्ट्री के स्टूडेंट के नाते उसे क्या मानते हैं, मंदिर या मस्जिद, या सरकारी भाषा, विस्थापित ढांचा, विवादित ढांचा? नहीं सर, मैं इसे अपना जो इतिहास के आधार पर, इतिहास जिन तथ्यों के आधार पर किसी चीज़ को परिभाषित करती है, अगर मैं उसका उपयोग करते हुए बोलूँ तो सर वो मंदिर के प्रमाण वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। उत्खनन भी इसको प्रमाणित करता है, और जापान के उपग्रह के द्वारा जो चित्र दिए गए थे उससे भी पता चलता है कि वहाँ पे एक प्राचीन मंदिर था। हिस्ट्री की एक संस्था है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, जी, उसमें एक क्लियर कट डिवीजन है हिस्टोरियंस का। जी सर। उसका क्या आधार है, क्यों डिवाइडेड है? तो सर बहुत से स्कूल ऑफ थॉट्स थे वहाँ पे। अलीगढ़ स्कूल ऑफ थॉट, मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ऐसे करके जो लिबरल हैं, नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, तो बहुत सारे डिवीज़न है। कोई अगर एक आधार हो तो मैं ऐसा बाबरी मस्जिद के बाद बिल्कुल क्लियर कट दो ग्रुप थे। इसके बाद सर मैं इसमें थोड़ी सी ये चाहूँगा कि मैं उन सारे हिस्टोरियंस का नाम मैं नहीं बता पाऊँगा सर, जिनका स्पष्ट विशिष्ट वर्ग से अलग अलग उनका संबंध रहा हो, लेकिन मोटे तौर पे जो डिवीज़न बना, एक इतिहासकार वर्ग ऐसा उभरा जिन्होंने इस चीज़ को जाना कि नहीं, अब तक हमारे इतिहास में वो कमियां रह गई थी। अगर कहीं धर्म का दमन हुआ है या धर्म के आधार पे हमारे हिस्ट्री को लिखने की कोशिश की गई है, तो क्यों ना उसको सिरे से लिखा जाए, हिंदुत्व को महत्व देते हुए क्यों ना भारत के इतिहास को फिर से लिखा जाए। और इतिहासकारों का एक ऐसा वर्ग रहा जिन्होंने कहा कि नहीं, जब हम इतिहास लिखते हैं तो उसमें से धर्म के प्रभाव को समाप्त किया जाए, और एक सत्य इतिहास जो भी सत्य बोलता है, एक समालोचना के दृष्टिकोण से इतिहास को लिखा जाए। जहाँ धर्म जरूरी है वहाँ तक लिखा जाए, और जहाँ समाज अर्थव्यवस्था जरूरी है वहाँ समाज अर्थव्यवस्था को लिखा जाए। तो ये दो एक सेइंग है, टुडेज हिस्ट्री, टुडेज सोशियोलॉजी इज यस्टरडेज हिस्ट्री। आज जो समाजशास्त्र है वो इतिहास बन जाएगा। कैसे जस्टिफाई करते हैं? धर्म तो आना चाहिए उसमें सर। आज जो समाजशास्त्र है, आज का जो समाजशास्त्र है, वो कल इतिहास बन जाएगा। तो जब समाजशास्त्र और इतिहास का लिंक है, और समाजशास्त्र में धर्म एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हम इस मुद्दे पे धर्म को कैसे अलग कर सकते हैं? कभी नहीं सर, मैंने सर ये कभी नहीं कि
धर्म को कभी इतिहास से अलग किया जाए। अगर बातें ये उठी कि इतिहास धर्म के अनुसार लिखा जाए या धर्म निरपेक्ष लिखा जाए, तो केंद्र में तो धर्म दिखता ही है सर। मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा, व्हाट इज क्रिएटिव राइटिंग? राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग में क्या फर्क है? राइटिंग के तहत हमारे एक निश्चित कुछ नियम रखे गए कि राइटिंग में ये होना चाहिए, एक निश्चित मानदंड बनाया क्या होना चाहिए? जैसे एक असर में पूरी विधाओं को आपके सामने नहीं रख पाऊंगा, लेकिन उपन्यास लेखन, कथा लेखन या फिर कविता लेखन, काव्य लेखन की जो निश्चित विधाएं हैं कि इसमें कहानी हो, तारतम्यता हो, पात्र को इस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, अगर इन सारी तकनीकों पे खरा न उतरते हुए अगर अपनी रचनात्मकता को पन्नों पे कोई उतारता है तो क्रिएटिव राइटिंग। सृजनात्मक होकर बिना किसी व्याकरण, बिना किसी नियम से बंधे हुए अगर कोई लिखने की कोशिश करता है तो वो रचनात्मक लेखन है सर। और हिंदी में इसका योगदान इसलिए है सर कि इसने लिखना सबके लिए बना लिया है। मेरे जैसा एक छात्र लिख सकता है, एक किसान लिख सकता है, अगर कोई न पढ़ा हो किसी से लिखवा सकता है, तो लिखना सबको सुलभ बना लिया है। जितना भी इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से लेखन है वो सब क्रिएटिव। क्षमा करें सर, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। तो बिना नियम के रिस्पॉन्सिबल होता है ना, अनुत्तरदायी कब होता है आदमी? जब उसके कोई नियम नहीं होते हैं। तो बिना नियम के जो लिखा जाए वो अनुत्तरदायी होगा, और वो इसका मानी क्रिएटिव राइटिंग जो है वो सब इर्रिस्पॉन्सिबल राइटिंग। सर कभी कभी नियमों का न होना या नियमों का कम होना किसी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के जन्म का कारण नहीं बनता है। समाज में कभी स्वायत्ता देना या किसी को कुछ करने की क्रिएटिव राइटिंग का उदाहरण बताइए जिससे आप बहुत। सर मैं शॉर्ट पोएम्स लिखता हूँ। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कीजिए जिसने क्रिएटिव राइटिंग की हो, आप कहें कि ये उसका साहित्य क्रिएटिव साहित्य है। सारे साहित्य क्रिएटिव निश्चित रूप से सर सारे राइटिंग क्रिएटिव होते हैं, इसमें असमर्थन की बात नहीं है। लेकिन इसमें भी जो आम जन जिसकी पहुंच उन साहित्यों तक नहीं होती या फिर से जिनमें इतनी क्षमता नहीं है कि उन साहित्यों के लेवल का, उन साहित्यों के स्तर का लिख सके, तो अपनी मौलिकता बनाए हुए कुछ भी लिखता है सर। डिबेटर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक डिबेटर की पहली क्वालिटी होनी चाहिए सर कि उस विषय को सबसे पहले समझे जिस विषय पे बोलने जा रहा है, उस विषय से प्रमाणित तथ्यों को उसके सामने रखे, मंच बोर्ड के सामने रखे। तीसरी क्वालिटी होनी चाहिए कि निश्चित दिए गए समय में उस तत्वों को साफ बोलने की क्षमता हो, तर्कों को रखने का, और साथ साथ पूर्व के दिए हुए तर्कों को काट कर अपने तर्कों को पुष्ट करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि डिबेटर में दूसरे मंच से आने वाले सारे जो तर्क हैं उनको समझने की क्षमता होनी चाहिए। पहली शर्त यह है एक अच्छे डिबेटर के लिए कि जो अपोजिशन से या फेवर से जो तर्क आने हैं उनको पूर्व समझ लेने की क्षमता होनी चाहिए। वही व्यक्ति सबसे अच्छा डिबेटर है। इसलिए इस इंटरव्यू में आप अगर ये समझ लें कि मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तो आप अच्छे डिबेटर हैं। सर मैं थोड़ा सा इससे अलग मैं मानता हूँ। अगर इस इंटरव्यू में मैं ये समझ लूँ कि आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, तो जो मेरा परफॉर्मेंस होगा इससे ज़्यादा बेहतर मैं इसलिए मानता हूँ कि मैं ये समझ लूँ कि ये इंटरव्यू किस लिए हुए और इस इंटरव्यू की सार्थकता, इस इंटरव्यू का विषय क्या होना चाहिए, इसकी सार्थकता क्या, मैं ये समझ लूँ तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर होगा। मैं विषय की गंभीरता को ज़्यादा महत्व देता हूँ। धन्यवाद। आपसे सोशल ज्योग्राफी के बारे में पूछा है। सोशल कैपिटल का नाम सुना है आपने? सोशल कैपिटल क्या है? हमारे समाज अपने आप में उत्पादक जो क्षमता है समाज की, और उसी क्षमता, उसी दक्षता के आधार पर वो समाज उत्पादन करती है, उत्पादन में अपना योगदान देती है। तो समाज की उस दक्षता से जिससे हम पूंजी उत्पादित कर सकते हैं, सोशल कैपिटल का नाम। समाज में ऐसा समूह जो उत्पादन। जी आप इस कॉन्सेप्ट से परिचित हैं या सर मैं पूरी तरह परिचित नहीं हूँ, क्षमा चाहूँगा। क्योंकि ग्रामीण विकास में सर मैंने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, सामाजिक पूंजी। किसका कॉन्सेप्ट? मैं उस विद्वान का नाम नहीं जानता हूँ सर, लेकिन उसमें एक ऐसा टर्म आता है कि अगर हम अपने स्किल से या अपनी दक्षता, समाज में लोगों की दक्षता बढ़ा दें तो हमारे यहाँ सामाजिक पूंजी का एक निर्माण होगा, जो एक स्किलफुल लोगों का निर्माण होगा। मैं इस अर्थ में इसको जानता हूँ, सामाजिक पूंजी। क्षमा करें। सोशल ऑडिटिंग सुना है सर? सोशल ऑडिटिंग सर सुना जरूर है, लेकिन पुनः मैं इसको बता नहीं पाऊँगा।
अच्छा, आप बिहार से आते हैं। जी बिहार में एक राजनीतिक बदलाव हुआ है। जी सर। इस राजनीतिक बदलाव का क्या असर पड़ रहा है वहाँ के मौजूदा आर्थिक सामाजिक माहौल पर? कुछ पड़ा है? पड़ा है सर। किस तरह का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है? सबसे बड़ा तो एक परिवर्तन होना है, नेतृत्व में परिवर्तन होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव था। लोगों की मानसिकता बदली है, एक कुछ आशाएं उभरी हैं कि ये नया नेतृत्व कुछ कर पाएगा जो पिछला नेतृत्व नहीं कर पाया। तो नई आशाओं का जन्म लेना ही एक बहुत बड़ा बदलाव था सर। 15 सालों से लोग स्टैग्नेंट कहीं ना कहीं थे। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि नीतीश कुमार सरकार ने उस बिहार का सपना दिखाया है जो एक विकासशील बिहार होगा और फ्यूचर में इस बिहार का रूप होगा। और इसके लिए उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने आधारभूत संरचनाओं को सुधारने की बात की है। बिहार से पलायन, जो मानव श्रम का, मानव दक्षता का पलायन हो रहा है, इन्होंने उसको रोकने की भी बात कही है सर। तो ये चीज़ें उभर के जो सामने आती है, ये बदलाव है सर। मानसिकता के स्तर पर बदलाव है, कार्यशैली के स्तर पर बदलाव है। आपसे अगर हम ये पूछें कि इस समय बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, प्रशासन के साथ जी क्या सबसे बड़ी क्या चुनौतियाँ हैं? नीति के क्षेत्र में, अर्थनीति के संबंध, समाज में और एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या क्या? सर राजनीति से मैं शुरू करूँ। राजनीति को गुंडागर्दी, आवारागर्दी, असामाजिक तत्वों के प्रभाव से मुक्त करना सबसे बड़ी चुनौती है सर। आर्थिक स्तर पर ऊर्जा और आधारभूत संरचनाओं की कमी है सर। सामाजिक स्तर पर सर पिछड़े वर्गों और उच्च वर्गों में जो जातीय विषमता और जातीय संघर्ष की स्थिति है, ये सबसे बड़ी समस्या है सर। और प्रशासनिक स्तर पे लॉ एंड ऑर्डर आज तक बिहार में इतनी बुरी है, लोग निवेश करने से डरते हैं। लॉ एंड ऑर्डर चौथी समस्या। नक्सलवाद कहाँ है? जी नक्सलवाद सामाजिक विषमता से जुड़ी हुई समस्या है, वहीं पे उसमें नक्सलवाद का जन्म कैसे हुआ? क्यों वो बिहार में ही है या झारखंड में ही है या देश के कुछ राज्यों तक सीमित हुआ? वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? बिहार जैसी ही स्थितियाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? सर मैंने जहाँ तक जानकारी प्राप्त की है, लाल गलियारा का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी है और लाल गलियारा बड़ी तेज़ी से फैलते हुए दक्षिण के आंध्र से और MP, छत्तीसगढ़ यहाँ तक बढ़ता जा रहा है सर। जहाँ तक इसकी समस्याओं की बात है, इस आंदोलन का उदय तो हुआ था भूमि के असमान वितरण से। उत्पादन के संसाधन पे, उत्पादन के साधनों पे जो पूंजीपति या जमींदार वर्ग का नियंत्रण था। नहीं, हमारा एक सीधा सा सवाल है, आप ये कह रहे हैं जरूर कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का असर, अगर ऐसा नक्सलवाद की कोई समस्या नहीं है उत्तर प्रदेश में, जी सर, थोड़ा बहुत असर हो सकता है, पर ऐसा नक्सलवाद जो एक प्रॉब्लम के रूप में, जिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम खोज करता है, उसका उत्तर प्रदेश में क्या कारण है कि लगभग उसी तरह की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद बिहार में नक्सलवाद फल हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं? सर उत्तर प्रदेश और बिहार की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा विषम नहीं है अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए पूर्वी उत्तर प्रदेश में। लेकिन जो आपने जो बिल्कुल सही बात कही कि एक कारण ऐसा है कि बिहार में ज़्यादा डेवलपमेंट इसमें है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है सर, बिहार में ऐसे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ तक आज तक प्रशासनिक पहुँच नहीं है, वहाँ तक सड़कें नहीं है, वहाँ नक्सलवादी आंदोलन आराम से अपनी गतिविधियों को चलाते हैं। जैसे कैमूर जिला, कैमूर पहाड़ी के इर्द गिर्द पूरा इलाका है। इस तरह के कुछ इलाके बुंदेलखंड में, इधर आपको कैमूर की जो पहाड़ी रेंज है वो ये सोनभद्र और इस तरह के जिलों तक आती है, तो लेकिन वहाँ फिर भी नहीं है प्रदेश में इस तरह की समस्या। क्षमा करें सर, सोनभद्र जिले तक इसका प्रभाव है और कैमूर पहाड़ी में तो नक्सलवाद अपना पूरी तरह प्रभाव जमा चुका है। यहाँ तक जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है सर, ठीक है उसका नाम नक्सलवाद नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीड़ों में जो समस्या डकैतों और चंबल की समस्या है वो भी उसी समस्या का दूसरा रूप है सर, बिल्कुल दूसरा नक्सलवाद की तरह का समस्या एक दूसरा रूप है सर। वो किस रूप में दूसरा रूप? यहाँ एक भूमि वितरण के प्रमुख समस्या के रूप में उभर के आ जा रहा है कि भूमि पे वितरण होना चाहिए, संपत्ति का समान। नक्सलवाद और डाकू समस्या में क्या फर्क है? दो बुनियादी फर्क है। पहला फर्क है सर कि जो डाकूवाद की समस्या चंबल में उभरी वो सामाजिक के डाकूवाद आप उसको क्यों बोल रहे हैं?
क्षमा करें सर, बिल्कुल क्षमा करें। जो डकैती की समस्या और डाकुओं की समस्या वो वहाँ के सामाजिक विषमता का परिणाम था सर, जो उच्च वर्गों के खिलाफ। ठीक है, सामाजिक समस्या है। और नक्सल की जो समस्या थी वो कहीं ना कहीं समाज के साथ उसमें आर्थिक समस्याएं जुड़ी हुई थी सर, भूमि का वितरण उसमें प्राइम उभर के आया। समझ गया। और सर इसमें दूसरा अगर कारण कहने की इसमें कोशिश कीजिए तो अंतर जो बताया गया, क्योंकि ये दोनों जो आपने बताया वो दोनों में लगभग समान है, थोड़ा बहुत फर्क से। एक में आपने कहा कि थोड़ा आर्थिक ज्यादा है, एक में सामाजिक ज्यादा है, जी तो लगभग बराबर ही दिखती है। दोनों को अलग कौन सी चीज करती है? दोनों को अलग सर एक विचारधारा करती है। नक्सलवाद जो है माओवाद की वादी विचारधारा कहीं ना कहीं अपने आप को मार्क्सवाद साम्यवाद से जोड़ कर देखते हैं, तो इसमें दिखता है कि एक निश्चित विचारधारा पर लड़ी जा रही एक आंदोलन है, जबकि डकैती की समस्या कोई आंदोलन नहीं दिखता, कोई विचारधारा ठीक है, धन्यवाद।